जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने साइंस वाले सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। जिस तरह से आप सभी का तैयारी चल रहा है, आप लोग लगातार अपनी तैयारी को दिन ब दिन एक बेहतर स्थिति में पहुंच रहे होंगे, क्योंकि आपको जिस तरह से कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट में आपको कहीं कमी नहीं है मेरे तरफ से, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो हम कंटेंट दे रहे हैं वह एक एक्सपीरियंस के आधार पर कंटेंट दे रहे हैं। और आपको एक्सपीरियंस हम तभी बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत सारे एग्जाम में बैठे हैं और रिजल्ट लिए हुए हैं, इसीलिए आप लोग को जितना सा हम बता रहे हैं बस आप लगातार चल जाइए। और आपको बताते हैं कि जो साइंस का तैयारी कर रहे होंगे और जिनका मेन फोकस होगा एएलपी का या फिर टेक्नीशियन का, तो आप लोग प्रीवियस पे ध्यान दीजिए और साथ ही साथ डेली एक सेट प्रैक्टिस लगाइए। और डेली आप एक सेट प्रैक्टिस लगाइए और इसमें साइंस का अधिक दबदबा रहता है एएलपी टेक्नीशियन में। तो आप समझिए कि अगर 5 गो भी न्यूमेरिकल पूछता है तो अगर आप डेली अगर 1-2 के हिसाब से भी आप पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपका दिन ब दिन जो है कि मान लीजिए आज हम इस क्वेश्चन को जैसे गलत कर दिए, दूसरे दिन इस क्वेश्चन को हम सही करेंगे, दूसरे दिन सही करेंगे, मेरा नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लोग इसी तरह से अपना धीरे धीरे नंबर बढ़ाइए और आसानी से आप एक सिलेक्शन पा लीजिए, क्योंकि एग्जाम डेट जैसे आएगा आपको समय नहीं मिलेगा सोचने का भी और आराम से एग्जाम आ जाएगा। अगर अच्छा से तैयारी नहीं कीजिएगा तो समझ सकते हैं कि आप एग्जाम नहीं निकाल पाइएगा और आगे आपको इंतजार करना पड़ेगा और दिन ब दिन जो है कि वैकेंसी की संख्या में कमी देखने के लिए मिल रहा है। तो आप लोग बिना कोई समय गवाए आप लग जाइए अपना मेहनत करने के लिए और आसानी से एक सीट पक्का करके अपना एक नई जिंदगी का शुरुआत कीजिए। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जिसे हम लाल सूची भी कहते हैं, उसमें किस प्रकार के जीव जंतु शामिल होते हैं? तो आप लोग को ध्यान दीजिएगा, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक जो होता है वह एक प्रकार का किताब होता है। जैसे हम लोग को पता है कि मान लीजिए ये मेरा प्रीवियस है तो ये एक प्रकार का किताब है, प्रीवियस हम इसमें पढ़ते हैं क्वेश्चन, तो उसी प्रकार से रेड डाटा बुक जो है एक प्रकार का बुक ही है। इसमें जो है कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का नाम दर्ज किया जाता है और जीव जंतु का नाम दर्ज करके मान लीजिए कि रेड डाटा बुक जो है हकीकत में यह 3 रंग में प्रकाशित होता है। नाम भले इसका रेड पड़ गया है लेकिन हकीकत में रेड डाटा बुक 3 रंग में प्रकाशित होता है। एक लाल रंग होता है, एक गुलाबी रंग होता है, एक नीला रंग होता है। जो ये 3 रंग का होता है तो उसमें से जो ये लाल रंग होता है, यह लाल रंग जो होता है यह बहुत ही खतरे का निशान होता है कहीं पर भी। तो लाल रंग जो होता है खतरा का निशान होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है रेड डाटा बुक पड़ गया है। तो याद रखिएगा, रेड डाटा बुक में हम लोग वैसे जीव जंतु को रखते हैं जो कि आपका लुप्तप्राय स्थिति में चल गया है, लुप्तप्राय स्थिति में चल गया है, यह संकटाग्रस्त स्थिति में है। याद रखिएगा, लुप्तप्राय या संकटाग्रस्त स्थिति में जीव जंतु को हम लोग रेड डाटा बुक में रखते हैं और इस पे अलग से सरकार इस पे ध्यान देने का काम करती है, क्योंकि यह लुप्त होने के कगार पे है या फिर संकट उस पे मंडरा रहा है, संकट की घड़ी चल रहा है। जैसे आप लोग को पता होगा, अब आपको बाज जो है कि कम देखने के लिए मिलता होगा, बाज की संख्या कम देखने के लिए मिलता होगा, क्योंकि बाज जो है एक प्रकार का आपका रेड डाटा बुक के अंतर्गत सरकार ने दर्ज कर दिया, क्योंकि इसकी संख्या में दिन ब दिन कमी होते चल रहा है। तो इसका मतलब ऐसे जीव जंतु को हम लोग रेड डाटा बुक में शामिल करते हैं। और याद रखिएगा, रेड डाटा बुक का पहली बार प्रकाशन 1964 में किया गया था। रेड डाटा बुक का पहली बार जो प्रकाशन किया गया था 1964 में। और रेड डाटा बुक जो जारी करता है उस संस्था का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आता है और आएगा, याद रखिएगा, IUCN। IUCN एकदम माइंड में खोस लीजिएगा यह बात। रेड डाटा बुक जो है कि वह IUCN के द्वारा जारी किया जाता है और पहली बार 1964 में जारी किया गया है। और रेड डाटा बुक जो होता है वह लुप्तप्राय संकटाग्रस्त जीव जंतु को उसमें शामिल करके उस पर विशेष प्रकार के ध्यान देने का काम सरकार के द्वारा किए जाते हैं। और ऐसे देखते हैं तो रेड डाटा बुक में कुल 3 कलर होता है। कितना कलर होता है? 3 कलर होता है। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और बता देते हैं क्वेश्चन। एगो आप सुने होंगे वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड, नाम सुने होंगे। जैसे अगर कोई विश्व लेवल पे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है ना, मान लीजिए कोई महिला या पुरुष मैराथन में बहुत कम समय में दौड़ गया, और आप लोग को पता है कि मैराथन जो दौड़ होता है, मैराथन दौड़ की कुल लंबाई होता है 26 मील 385 गज होता है। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है कि हाल ही में आपका जो है कि बिहार पुलिस के अंतर्गत एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछ लिया गया था और यह क्वेश्चन बहुत फेमस है। 26 मील 385 गज होता है आपका मैराथन दौड़ की लंबाई। और याद रखिएगा, अगर इसको जो है कि बहुत कम समय में जो
तय करता है, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है, और तब जाके हम इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करते हैं कि दुनिया में आपका इससे कम समय में कोई नहीं दौड़ा था। जैसे आपको पता है कि अयोध्या के अंदर में आप लोग को पता है कि लगभग 22.5 लाख जो है कि वहां पर आपका 22.5 लाख जो है कि वहां पर आप लोग को पता है कि आपको दिया जलकर एक रिकॉर्ड बना था इस बार अयोध्या में राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा रखा गया था, तो वह एक प्रकार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो यानी उससे पहले कहीं पर इतना नहीं जला था, तो इसका मतलब याद रखेगा ये हो गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है कि जो प्रकाशित होता है, इसका पहली बार जो प्रकाशन हुआ था याद रखेगा 1954 में। बहुत फेमस क्वेश्चन है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का पहली बार प्रकाशन 1954 में हुआ है, और आप लोग को पता है रेड डाटा बुक का पहली बार प्रकाशन 1964 में हुआ है। ये सबको कंटेंट दे रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि कौन से जल प्रदूषक के द्वारा मिनी माता नाम का रोग होता है। तो आप लोग को पता है कि मिनी माता जो रोग होता है वह पारा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पारा के द्वारा होता है। लेकिन याद रखिएगा इसका पूरा नाम याद रखिएगा मिथाइल पारा। मिथाइल नाम के पारा के साथ जो है कि आप लोग को मिनी माता रोग होता है। मिनी माता रोग होता है, और मिनी माता रोग सबसे पहले जापान में देखने के लिए मिला था। कहां में देखने के लिए? जापान में देखने के लिए मिला था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और इसी तरह का बीमारी होता है, एक होता है इटाई रोग होता है कैडमियम से। इटाई रोग होता है कैडमियम से, और मिनी माता होता है पारा से। तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वे पौधे जिनमें विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वह समूह क्या कहलाता है। तो आप लोग समझिएगा, आप लोग सुने होंगे विभिन्न प्रकार के पौधे को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। जैसे आप लोग को पता है एक होता है फेंड्रोगैम्स होता है, एक होता है थाइलोफाइटा होता है, एक होता है ब्रायोफाइटा होता है, फिर एक होता है टेरिडोफाइटा। यानी इस तरह का विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे को अलग अलग भाग में बांट के पढ़ते हैं। तो इनमें से जो थाइलोफाइटा होता है, आप लोग को हम बताए थे कि थाइलोफाइटा जो ग्रुप होता है उसके अंतर्गत आपका कवक आ गया, शैवाल आ गया, जीवाणु आ गया। ये सब आपके पूर्णतः जो है कि इसका भाग विकसित नहीं होता है। इसका मतलब याद रखिएगा कि इसमें जितना, मान लीजिए अगर एक पेड़ का संज्ञा देने के लिए एक पेड़ पौधे में विभिन्न भाग का होना आवश्यक होता है। जैसे पेड़ में पत्ती होना चाहिए, पेड़ में तना होना चाहिए, उसके बाद पेड़ में जड़ होना चाहिए, उसके बाद जो है कि इसमें फल लगना चाहिए। तो इस प्रकार का सब चीज का होना आवश्यक है एक पेड़ में। लेकिन थाइलोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत जो आपको कवक देखते हैं, शैवाल देखते हैं, उसके बाद जीवाणु देखते हैं, तो ये सब में आपका पूर्णतः सब चीज का नहीं रहता है। यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं कि इसमें विभिन्न अंग का अभाव रहता है। यानी इसमें सहजीवी से संबंध बनाने के लिए इसमें अभाव रहता है। यानी ना तो इसमें जाइलम मिलता है ना फ्लोएम मिलता है। उस तरह का अगर जब भाग नहीं मिलेगा कवक, शैवाल और जीवाणु में, तो इस प्रकार को रखते हैं हम लोग थाइलोफाइटा में। किस में रखते हैं? थाइलोफाइटा में रखते हैं। तो आप याद रखिएगा, यानी कवक हो गया, शैवाल हो गया, यानी एक तरह का नाम है। और शैवाल वगैरह हम लोग खाते भी हैं, कवक वगैरह खाते भी हैं। इसका मतलब है हम उसको थैला में लेके घर आते हैं। किस में लेके आते हैं? थैला में। यानी कवक, शैवाल, जीवाणु तीनों याद रखिएगा हम लोग थैला में लेके आते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आपका कि ये थाइलोफाइटा के अंतर्गत जो कवक हुआ, यह कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। वहीं पर अगर बात करते हैं जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिक्लोडेन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिक्लोडेन की बनी होती है। वहीं आपको पता है कि आपका पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन कवक का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, वहीं पर जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी होता है, क्योंकि इसका इंग्लिश होता है बैक्टीरिया। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आपका वायरस यानी हो गया विषाणु, तो विषाणु का जो अध्ययन कहलाता है वो वायरोलॉजी कहलाता है, क्योंकि विषाणु का इंग्लिश होता है वायरस, और वायरस से कर देंगे वायरोलॉजी। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो समूह आते हैं, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो आपके वृक्ष आते हैं उसको या फिर आपका जो समूह आता है विभिन्न प्रकार का जीव जंतु का, उसको हम लोग उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। आप लोग ये सब क्वेश्चन याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आपको पता है विषाणु का खोज किया है इवान विस्की ने।
विषाणु का खोज किया है इवानोव्स्की ने, और फिर आपका जो यहाँ पर आपको देखा किया है जीवाणु का खोज किया है ल्यूवेनहॉक ने, जीवाणु का खोज किया है ल्यूवेनहॉक ने। और कवक और शैवाल के बीच का जो सजीवी संबंध कहलाता है वह लाइकेन कहलाता है। कवक और शैवाल के बीच का सजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है, वही सजीव और निर्जीव के बीच का सजीवी संबंध वायरस कहलाता है। कौन कहलाता है? वायरस कहलाता है। तो आप लोग अगर इतना कंटेंट याद रखने का प्रयास करते हैं तो आपका अच्छा एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन आप जो है कि लगातार बन के रहना पड़ेगा। अगर गैपिंग कीजिएगा तो उसमें कुछ नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनको किस आधार पर माना जाता है? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। किस आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको बार बार हम रिकॉल करवा रहे हैं, एग्जाम में गलती होने का संभावना 0% है। सुनिएगा, अगर हम बात करते हैं आपका आवर्त सारणी का, एक होता है आवर्त सारणी, एक होता है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी एक होता है आवर्त सारणी, एक होता है आधुनिक आवर्त सारणी। बहुत सारे छात्र कॉल करके भी बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश से आज सुबह एक लड़का कॉल किए थे जो कि बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, लगातार पढ़ाई करते हैं। वो बोल रहे थे कि आप जो लिखते हैं थोड़ा सा इसको साफ साफ लिखा कीजिए। तो जितना हम आपको कंटेंट दे रहे हैं तो आप उस कंटेंट को जो है ना आवाज के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास कीजिए। ऐसे हम तो यहाँ पर लिख भी देते हैं, आपको इससे थोड़ा सा ज्यादा हेल्प मिलने के लिए कर देते हैं, आप थोड़ा सा इंगित हो जाते हैं। जैसे हम अभी बोले कि आवर्त सारणी, तो यहाँ पर सारणी लिखना आवश्यक नहीं है, इसके बदले में मेरा समय का बचत करके आपको एक्स्ट्रा कंटेंट दे देंगे। वहीं पर आधुनिक आवर्त सारणी आप समझिएगा कि हम क्या लिख रहे हैं। समझ में आ गया? यानी पहला आवर्त सारणी, दूसरा आधुनिक आवर्त सारणी। आवर्त सारणी जो दिया है, आवर्त सारणी का अगर हम बात करते हैं तो आवर्त सारणी जो दिया है यह दिया गया है 1869 में, और 1869 में जो देने का काम किया था वह मेंडलीव ने देने का काम किया था। और आपको पता है कि मेंडलीव का संबंध रूस से है। कहां से है? रूस से है। वही याद रखिएगा कि आवर्त सारणी जो दिया गया था पहली बार, इसमें आपको पता है कि यह जो है कि लास्टली आपका थोरियम तक चलता था। कौन तक चलता था? थोरियम तक चलता था। आप लोग को पता है थोरियम एक प्रकार का रेडियो सक्रिय पदार्थ है, और थोरियम जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है इसका उत्पादन विश्व में सबसे अधिक अपना देश भारत करता है। थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन अपना देश भारत करता है, और भारत के अंदर में भी केरल करता है। कौन करता है? केरल करता है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आप जब एसएससी जीडी में बैठिएगा, रेलवे में बैठिएगा ना, एनटीपीसी में अक्सर, तो ये लेवल का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और बिहार के अंतर्गत जो बिहार एसएससी और बिहार सीजीएल का वैकेंसी, बहुत सारा वैकेंसी भर के आ रहा है, जो आप लोग को बता देते हैं। याद आ गया, अभी जो कुछ दिन पहले 12th लेवल पे बिहार एसएससी का फॉर्म डाला गया था, बीएसएससी का लगभग 12,000 सीट था, यह आपका 18,000 होने जा रहा है। 18,000 प्लस वैकेंसी आएगा। और जिनका टाइपिंग अच्छा है समझ लीजिए उसका कंफर्म जॉब लग जाएगा। थोड़ा नंबर कम भी आएगा एग्जाम में तो कंफर्म जॉब आप यहां ले सकते हैं। वहीं सीजीएल 4 का आने का भी घोषणा हो गया है। चुनाव जैसे खत्म होगा सीजीएल 4 वैकेंसी आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपका बिहार एसएससी के अंतर्गत आपका जो है कि ग्रुप डी का जो वैकेंसी आता है, परिचारी जिसको कहते हैं, उसका वो भी आएगा। तो आप लोग बस लगातार रहिए, पॉजिटिव होके हड़बड़ाना नहीं है आपको। सुनिएगा, आवर्त सारणी में जो है कि थोरियम तक सीमित था। वही बात करते हैं आवर्त सारणी का, तो आवर्त सारणी जो रखा गया था वह आपका परमाणु भार के आधार पर रखा गया था। परमाणु भार के आधार पर रखा गया था। तो याद रखिएगा, परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी को रखा गया है। लेकिन अगर बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का, तो आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में दिया गया था। 1913 में जो देने का काम किया था, या किसने किया था? मोसले ने देने का काम किया था। और मोसले का संबंध है ब्रिटेन से। कहां से है? ब्रिटेन से है। वहीं अगर बात करते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत, आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत जो है कि इसको किस आधार पर रखा गया है? तो इसको परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। और आपको बताते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में अगर देखते हैं कि वर्तमान में कुल कितने तत्व है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्तमान में कुल 118 तत्व है। कितना तत्व है? 118 तत्व। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आपको पता है कि आप लोग को पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया गया था 1913 में मोसले के द्वारा, इसका संबंध ब्रिटेन से है। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह परमाणु संख्या के आधार पर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि यह सब जो हम क्वेश्चन अभी कर रहे हैं आपके पास, ये एएलपी 2018 का ओरिजिनल क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि टीसीएस ने एग्जाम करवाता है रेलवे का, सब वो क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि कम से कम आपको 15 क्वेश्चन हम इससे करवा दे डेली। एक सेट में 15 से 20 क्वेश्चन साइंस है, तो आपको उस लेवल का हम क्वेश्चन करवा दे जिससे आपका ये भी टोटल चीज प्रीवियस कवर होते चल जाए साथ में साथ। बस आप खाली साथ में रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो बताइए, आपको हम कितना बार बताए हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन पहले सुनिए। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? पहला ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, तीसरा ऑप्शन है परमाणु संख्या, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आपको हम बताएं कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। बताइए, 1000 बार बताएं, मैं बताएं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या। और आपको यह भी 1000 बार बताए हैं कि भैया प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या, और प्रोटॉन की संख्या बराबर जब परमाणु संख्या हुआ तो परमाणु संख्या बराबर आपको यह भी बताए हैं इलेक्ट्रॉन संख्या। ये तीनों बताए हैं आपस में बराबर होता है कि नहीं होता है, ये चीज आपको हम बताए हैं। तो अब आप समझिए, हमको क्वेश्चन में निकालना है न्यूट्रॉन का संख्या, तो अब इसको आप प्लस माइनस इधर उधर कर सकते हैं। जब न्यूट्रॉन का संख्या आपको निकालना रहेगा तो द्रव्यमान संख्या में से आपको घटा देंगे किसको? प्रोटॉन की संख्या को, यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या। यानी ये स्टेटमेंट आपका बताइए अब सही हुआ कि नहीं हुआ न्यूट्रॉन निकालने के लिए? या हो सकता है इसमें हम परमाणु भी यहाँ पर लिख सकते हैं, या हो सकता है हम इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में ये तीनों बराबर है। क्या है? बराबर है। अब ऑप्शन पे आइए, देखिएगा कैसे क्वेश्चन नहीं बनता है। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या, कि न्यूट्रॉन संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या होगा? नहीं होगा, इसमें माइनस घट के होना चाहिए प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, या इधर जो आपका लिखे हुए परमाणु। दूसरा ऑप्शन द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, आराम से मार के निकल जाइए, आंसर आपका सही हो गया। तो आप लोग इस तरह का सवाल बनाने का प्रयास कीजिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। आप जल्दीबाजी में इसे क्वेश्चन गलती नहीं कीजिएगा। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देते हैं, ये जो द्रव्यमान संख्या है, ये द्रव्यमान संख्या को हम लोग सूचित करते हैं एक कोड से। तो द्रव्यमान संख्या को हम लोग सूचित करते हैं ए से, और आपको जो इधर जो आपका परमाणु संख्या या इधर ही लिख देते हैं, इधर जो प्रोटॉन संख्या, परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन संख्या हुआ, इसको सूचित करते हैं जेड से। किसे करते हैं? जेड से। आपको बहुत सारा जब आप सेट बनाइएगा तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएगा कि परमाणु संख्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो जेड से। या इलेक्ट्रॉन संख्या को किससे दर्शाते हैं? जेड से। या परमाणु संख्या को भी जेड से, लेकिन द्रव्यमान संख्या को ए से। द्रव्यमान संख्या को ए से। तो यहां से आप एक कंटेंट निकाल सकते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूट्रॉन संख्या बराबर होता है जेड माइनस ए माइनस जेड, या सिर्फ जेड देगा या ए देगा, तो आप बताइएगा ए माइनस जेड होता है। क्या होता है? ए माइनस जेड। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये गहराई चेक करने के लिए। समझ में आ गया? आप ये सब याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि वो हड़बड़ कर देना है, कहीं वही पढ़ गए नहीं कि ए जेड जेड माइनस ए, यानी ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का आविष्कारक आप लोग को पता होगा। इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक जे थॉमसन है, प्रोटॉन का आविष्कारक याद रखिएगा। पहले का हम लोग बच्चों में ट्रिक क्या पढ़ते थे बताते हैं, पढ़ते थे ईट पर नॉच, ईट और ईट पर नॉच कैच और नॉच। लेकिन ये वाला जो है ये वाला फ्लॉप हो जाएगा आपका, ये वाला फ्लॉप हो जाता है। रो से बहुत आदमी रदरफोर्ड मार देता है, लेकिन ना रदरफोर्ड मार देगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब आप रो के जगह गो को लेके चलिए, रो के जगह क्या लेके? गो के। यानी इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक। यानी ईट पग नॉच, ये याद रखिएगा। वही इलेक्ट्रॉन का एक एंटी कण का नाम है आपका क्या? तो याद रखिएगा पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी कण का नाम है पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन का खोज किया है एंडरसन ने। किसने खोज किया है? एंडरसन ने। और न्यूट्रिनो का खोज करता है पॉली। अब देखिएगा यहाँ पर हम पॉली कैसे लिख दिए, लेकिन आपको समझना चाहिए पॉली हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आप लगातार बनते रहिए, और मेरा पढ़ाने का जब आपको पता चल जाएगा आइडिया, तो आपको सबसे बेस्ट पढ़ाई लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं हम दिन भर वीडियो देखते रहे। और मान लीजिए अगर आप लगातार 10 दिन मेरा सब वीडियो देख लीजिएगा, मान लीजिए अगर मेरा 20 भी वीडियो आप देख लेते हैं 10 दिन में, तो अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस लेवल अगर नहीं हाई हो जाएगा तो फिर आप बोलिएगा। तो आप लोग को पता चल गया कि पॉजिट्रॉन का खोज करता है एंडरसन है, न्यूट्रिनो का पॉली है। वहीं अगर हम बात करते हैं एक और मौलिक कण है जिसका नाम है आपका क्या? तो आप लोग को पता है कि सभी प्रकार के जो प्रकाश तरंगे बनी होती है वो फोटोन की बनी होती है। और फोटोन का आविष्कार करता है बहुत बड़े मास्टरमाइंड जिसका नाम है आइंस्टीन। क्या नाम है? आइंस्टीन। तो फोटोन का आविष्कार करता है आइंस्टीन। और सभी प्रकार के प्रकाश विद्युत चुंबक तरंगे फोटोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फोटोन का। और याद रखिएगा फोटोन पर आवेश 0
जीरो होता है। एक बार आपको आवेश के बारे में चर्चा करवा देते हैं। अगर पूछेगा इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, प्रोटॉन का आवेश क्या होता है और न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, तो भैया न्यूट्रॉन न्यूट्रल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब उदासीन, न्यूट्रल का मतलब उदासीन। और पो से प्रोटॉन, पो से प्लस, पो से प्रोटॉन, पो से प्लस। जब ये प्लस ले लिया, ये उदासीन हो गया, तो एगो बचा क्या, माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, यानी कि नकारात्मक चार्ज। यानी इसको जो है कि नकारात्मक, ये पॉजिटिव, ये उदासीन। लेकिन याद रखिएगा, जब इधर पॉजिट्रॉन आपका एंटीकन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इसका मतलब है कि इस पर भी चार्ज आपका प्लस होगा। इस पर भी चार्ज क्या है, प्लस। यानी कि इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन का है ना, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस। सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन का एंटीकन है ना, तो इलेक्ट्रॉन का एंटीकन जो है वह पॉजिट्रॉन है, इसीलिए पॉजिट्रॉन पर भी माइनस चार्ज होगा, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन के ही आपके ब्रांच के रूप में काम कर रहा है। तो ये आप समझिएगा, ठीक है, ये सबको कहीं भी मिल जाएगा। और याद रखिएगा, फोटोन पर आवेश जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आपको बता दे, जैसे आपको पता है क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सा तरंग एक विद्युत चुंबक तरंग है। जब आप सेट बनाइएगा कोई सा क्वेश्चन मिलेगा, तो चलिए हम इसको भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर देते हैं, सुनिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा एक तरंग एक विद्युत चुंबक तरंग है। एक विद्युत चुंबक तरंग है। आपको हम ट्रिक देंगे, ट्रिक के माध्यम से याद रख लीजिएगा, आप कभी गलती नहीं कीजिएगा जिंदगी में। विद्युत चुंबक तरंग, विद्युत चुंबक तरंग आखिर होते कौन कौन है, आपका हम नाम बता देते हैं। जैसे आपको बताए, याद रखिएगा, गाय, पादरी, अलाद। गायक, पादरी, अलाद। देखिए अब यहां काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 प्रकार के जो तरंग होते हैं, ये विद्युत चुंबक तरंग होते हैं। आपको यही ऑप्शन छटने दे देगा कि निम्न में से कौन सा एक विद्युत चुंबक तरंग है और कौन सा नहीं है। तो भैया आप इतना सा याद रख लीजिए, जो जो होता है आराम से कम बन जाएगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं कि आखिर गौ से क्या होता है, ए से क्या होता है। आप समझ रहे होंगे, गौ से गामा किरण, गौ से हो गया गामा किरण, यानी गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबक तरंग, विद्युत चुंबक तरंग। वहीं अगर बात करते हैं ए से एक्स किरण, आप लोग रटते होंगे, एक्स किरण का खोज रोएंटजन ने किया है। किसने किया है, रोएंटजन ने। उसी तरह से आप लोग याद रखेगा, पो से पराबैंगनी किरण, जिसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट रे, और पराबैंगनी किरण का खोज किया है रिटर ने, रिटर ने किया है। पराबैंगनी किरण का खोज रिटर ने किया है। वहीं अगर बात करते हैं दो से भाई क्या होगा, दृश्य, तो दृश्य विकिरण होगा, दृश्य किरण हो जाएगा। और ओ से अवरक्त, अवरक्त, अवरक्त विकिरण का खोज किया हर्शेल ने, हर्शेल ने, अवरक्त विकिरण का हर्शेल ने। और लो से आपका क्या हो जाएगा, लघु रेडियो तरंग, लघु रेडियो तरंग का खोज किया हेनरिक हर्ट्ज ने, हेनरिक हर्ट्ज ने किया लघु रेडियो तरंग। और दो से हो जाएगा आपका दृश्य, दो से हो जाएगा आपका दीर्घ रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी, दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी। तो आप लोग ये सब याद रखेंगे, सब आपको लुसेंट में मिल जाएगा, तो आप लोग आराम से कवर कर सकते हैं। यानी ये जो आप देखे, ये आपका कौन सा तरंग हो गया, विद्युत चुंबक तरंग। अब वहीं पर आपको दे देगा, क्वेश्चन कैसे बनाएगा, निम्न में से कौन सा एक विद्युत चुंबक तरंग नहीं है। आप लोग ये याद रखिएगा। और चौथा नंबर में आपको जो ऑप्शन देगा, या जिसमें से एगो ऑप्शन देगा आपका अल्फा बीटा गामा, उसी में फंसता है बच्चा, अल्फा बीटा गामा। और अल्फा बीटा जो है कि गामा में से आपको पता है गामा होता है, और उधर आपका जो है कि अल्फा, और उधर जो है कि बीटा नहीं होता है, अल्फा बीटा नहीं होता है। ये सब आप याद रखिएगा, तो आप आराम से मार सकते हैं क्वेश्चन। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और गामा किरण का सबसे अधिक क्या होता है, सबसे अधिक जो है कि वेधन क्षमता जो होता है, वह गामा किरण का होता है। सब जिसका वेधन क्षमता अधिक होता है, सुनिएगा आप लोग बताते हैं, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों एक प्रकार का ऐसा किरण है जिसकी उत्पत्ति नाभिक से होती है। किससे होती है? नाभिक से होती है। और इसका वेधन क्षमता का जो अनुपात होता है 1:2:3 होता है। कितना होता है? 1:2:3 होता है। यानी कि आपका वेधन क्षमता का रेशियो 1:2:3 हुआ, तो आप बता सकते हैं गामा का 3 हो गया, सबसे अधिक हो गया, और सबसे कम अल्फा का होगा। सबसे कम किसका होगा? अल्फा का होगा। यानी सबसे
अधिक वेधन क्षमता गामा का और सबसे कम वेधन क्षमता अल्फा का। तो याद रखिएगा इन तीनों में कि जिसका वेधन क्षमता अधिक होता है, जिसका वेधन क्षमता अधिक होता है उसका आयनन क्षमता कम होता है, उसका आयनन क्षमता कम होता है। यानी आप यहां से एक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं भैया कि आयनन बराबर होता है 1/वेधन, 1/वेधन। यानी कि जिसका वेधन का मान अधिक होगा उसका आयनन का मान कम होगा, और जिसका आयनन का मान ज्यादा होगा उसका वेधन क्षमता कम होगा। समझ में आ रहा है? यानी आप बोल सकते हैं, यहां से आप स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं 4 कंटेंट कि आपका सबसे अधिक आपका वेधन क्षमता हो गया गामा का और सबसे कम आयनन क्षमता हो गया गामा का। समझ में आ गया? वहीं सबसे अधिक आयनन क्षमता हो गया अल्फा का और सबसे कम वेधन क्षमता हो गया अल्फा का। समझ में आया? और तीनों जो किरण की उत्पत्ति होती है वह परमाणु के नाभिक से होती है। और ये तीनों कण का जो या तीनों जो आपका है किरण, इसका खोज किया है रदरफोर्ड साहब ने। कौन किया है? रदरफोर्ड साहब ने। अब बात करते हैं कि इस पे प्लस आवेश होता है कि इस पे माइनस होता है, यानी किस पे क्या होता है ये भी क्वेश्चन आता है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखते हैं ना, तो उसी तरह से इस पे भी चार्ज होता है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। समझिएगा अल्फा बीटा गामा, आप लोग को ऐसे भी हम पहले से बताते आ रहे हैं, शुरू से आपका रिकॉल करवा देते हैं बोर्ड पे, तो आपका दिमाग में इमेज बन जाएगा और अधिक दिन तक चलते रहेगा। तो सुनिएगा, ये जो लिखते हैं हम अल्फा लिखते हैं, और अल्फा का जो ऑटो आता है ना, जब बैठिएगा ना, देखिएगा 2-3 प्रकार का ऑटो मार्केट में चलता है। जैसे आप एगो बैठिएगा, विक्रम नाम का कंपनी का ऑटो आता था पहले ना, वो एकदम पड़ 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 करके आवाज करता है और जो है ना पूरा खाली हल्ला करता है, लेकिन स्पीड पिकअप पकड़िए नहीं पाता है उसमें। लेकिन एगो क्या होता है, एगो ऑटो आया है, एगो पूरा एकदम जो है कि सीएनजी वगैरह वाला आया है, और वो कंपनी अल्फा कंपनी उसको लॉन्च किया है। अब बैठिएगा एकदम 4 आदमी बैठाएगा, पूरा एकदम सटैली आपको पहुंचा देगा, एकदम पूरा पढ़ेली पहुंचा देगा घर, आपको पता नहीं चलेगा कि हम पहुंच गए घर। तो इसका मतलब है कि अल्फा जो चलता है वह हमेशा अपने दूरी को पॉजिटिव में लेके चलता है। किस में चलता है? पॉजिटिव में लेके चलता है। समझ में आ गया? वहीं पर अगर बात करते हैं हम लोग बीटा किरण का, तो बीटा यानी बेटा समझना है, बीटा यानी बेटा समझना है। अगर आप बेटा पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो बेटा आपका माइनस में चल जाएगा। नहीं बोलता है कि हम बच्चा पे बहुत खर्चा कर रहे हैं, बेटा पे कुछ पतेरे चल रहा है, बच्चा हमको माइनस में लेके जा रहा है, इसका मतलब बीटा हो गया माइनस में। बीटा किसमें हो गया? यानी, और याद रखेगा गामा किरण जो होता है, गामा हमेशा गम में रहता है, गामा हमेशा गम में रहता है, यानी हमेशा न्यूट्रल रहता है, यानी उदासीन हो गया। क्या हो गया? उदासीन हो गया। याद रखने का प्रयास कीजिएगा, तो आप लोग ऐसे अगर याद रखिएगा तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, डिजिटल बोर्ड लगता है जल्दी लेना पड़ेगा क्योंकि ये मिटाने का प्रॉब्लम चलता है बहुत। लेकिन सबसे नहीं करते हैं एगो मतलब कि जब आप पढ़ाई करते होंगे, जैसे कि आप एगो देख लीजिए, एगो जो होता है आपका जो सुकुमार बच्चा होता है, एगो होता है देहाती बच्चा ग्रामीण क्षेत्र का। तो वो क्या होता है कि सुकुमार वाला जो होता है, थोड़ा सा भी उसको जब टच करता है ना, मतलब गांव का बच्चा जो रहता है, तनी वो पूरा एकदम धूल में खेल के एकदम पूरा बॉडी फिटनेस वाला, वो टच करता है थोड़ा सा, जो जिसका शरीर सुकुमार रहता है सीबीएसई बोर्ड वाला, वो तुरंत रो के घर भाग जाता है। लेकिन जो आप उसको टच कीजिएगा, जो कि आपका जो रहता है मतलब कि थोड़ा सा दसला बच्चा जिसको कहते हैं, तो उसको अगर टच कीजिएगा तो आपको अटैक करेगा, वो घर नहीं भागेगा। तो उसी तरह से ये मेरा बोर्ड है, दसला बोर्ड, यानी इस पे अगर आप पढ़ाई कीजिएगा अच्छा से, तो वो डिजिटल बोर्ड कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक मानसिकता बन गया है मनुष्य का कि यह छात्र का कि वो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहा है। लेकिन आपको जब इस तरह का कंटेंट आपको जब यहीं पर मिल रहा है तो समझ सकते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के अनुसार हम भी परिवर्तित होंगे। लेकिन आपको जिस स्थिति में हम हैं उस स्थिति से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और कोई भी जो मेहनत करता है दिल से, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाया धरती पे, इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए मेरे साथ, और आपका सिलेक्शन हम पक्का दिलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु, अच्छा 4 किलोग्राम भार,
यानी कहने का मतलब है कि आपको भार का मान दे दिया है 4 केजी। कितना दे दिया है? 4 केजी। सुनिएगा, और यह क्षैतिज दिशा में हम इसको लेके जाना है। तो क्षैतिज का मतलब उठा हुआ होता है कि सुता हुआ होता है? तो क्षैतिज का मतलब होता है सुता हुआ, और उठा हुआ यानी ऊर्ध्वाधर। ऊ से उठा हुआ, ऊ से ऊर्ध्वाधर। और जब ऊर्ध्वाधर शब्द मिलेगा तो ऊ से ऊर्ध्वाधर, ऊ से उठा हुआ। यानी अभी हमको क्षैतिज बोल रहा है तो वो नीचे नीचे हम जाएंगे, सुतो वन साउट, समझिएगा। यानी कि भार का मान दे दिया है 4 केजी। कितना दे दिया है? 4 केजी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 केजी किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में, सही बात है, क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। यानी कि गति का मान कितना दे दिया भैया? 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। उसके बाद इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए, अच्छा ये बेचारा चल रहा है 5 पे, लेकिन इसको बढ़ा के वो कितना बोल रहा है? बढ़ाकर इसको 10 कीजिए। तो इसका मतलब जब 10 करेगा तो इसका मतलब ज्यादा उसमें पावर लगाना होगा, तब ये 10 के स्पीड से भागेगा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब उसमें आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा, यानी उसमें एक्स्ट्रा आपको ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि वही ऊर्जा का मान यहाँ पर पूछ रहा है कि उसमें कितना ऊर्जा या फिर कितना कार्य हमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो सुनिएगा, इसका मतलब हम जो पहले लगा रहे थे, हम इसको पहले निकाल लेते हैं, फिर पहले हम कितना ऊर्जा लगा रहे थे, तब इसको सटा देंगे, दोनों को घटा देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना हम एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर आपको हम ऑब्जेक्टिव में रटाए हैं या फिर आपको बताए हैं कि गति के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, और स्थिति के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव अभी भी रटवा रहे हैं, तो सुनिएगा। तो गति के द्वारा जब हो रहा है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा का सूत्र याद है कि भूल गए? तो आपको पता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। आप इसको इन दोनों को पहले यूज करके और उसके बाद फिर आपको ये इसको एक्स्ट्रा में यूज करना है। तो सुनिएगा, हाफ हो गया, m का मान हो गया 4, और v² यानी वेलोसिटी का मान हो गया 5 का स्क्वायर यानी 25। कितना हो गया? 25। 2 दूना 4, 25 दूना 50। यानी कि पहले आपको 50 जूल ऊर्जा का खपत हो रहा था, आपको उस स्पीड से चल रहे थे 5 से, लेकिन अब बोलता है हमको 10 से चाहिए। इसका मतलब जरूर है कि 50 से ज्यादा उसको एनर्जी लगेगा, क्योंकि अब इसको 10 का स्पीड ना होता है। पहले हम पैडल मार रहे हैं 5 के स्पीड से, अब मेरे से आगे कोई निकलता है हम भी उठ के पैडल मारने लगते हैं, हम ज्यादा ताकत लगा रहे हैं। जब ज्यादा ताकत लगा रहे हैं, इसका मतलब अब इससे हमको ज्यादा एनर्जी लगेगा ही लगेगा। ठीक, तो सुनिएगा, इसको निकालते हैं। तो इसके लिए हम निकालते हैं, तो हाफ, क्योंकि ये भी गति बढ़ाएंगे तो हाफ mv² यहां भी लगाएंगे। हाफ m का मान तो मेरा समान रहेगा। अब तो इसमें कोई घट, जब मान लीजिए मेरा 50 किलो अति है मेरा वजन, अब जब उठ के हम मारने लगेंगे पैडल तो मेरा 60 किलो नहीं हो जाएगा, उतने हम लेके भागेंगे। तो हाफ m का मान कितना हो गया? 4। लेकिन इस बार भैया कितना लेना है हमको? v का मान लेना 10, 10 का स्क्वायर 100, क्योंकि v² होता है, v² होता है। तो 2 दूना 4, 100 गुना 2, 200। यानी अब आपको कितना ऊर्जा लग रहा है? 200 जूल। ऐसा नहीं कि हम 200 जूल मार के भाग जाएंगे, अंतर मेरा गलती हो जाएगा। बोलता है कितना एक्स्ट्रा ऊर्जा मेरा खपत होगा? तो पहले आपका 50 से कम चल जा रहा था, अब 200 लग जा रहा है। इसका मतलब आपका एक्स्ट्रा कितना हुआ? 150 जूल। कितना हो गया? 150 जूल। समझ में आया? और आपको हम बता चुके हैं 100 बार बताए हैं। 3.6 गुना 10⁶ जूल जो मान होता है, यह होता है 1 यूनिट का मान। कितना का मान? 1 यूनिट का मान। जैसे आपके घर में बिजली का खपत, आपको कल भी बताए थे कि बिजली का जो खपत होता है, या फिर आपको पता है कि जब बिजली का आपका आएगा चेक करने वाला बोलेगा कि आपके यहाँ 5 यूनिट का खपत हुआ है, तो इसका मतलब आप समझिएगा कि एक अगर दे देगा आपको क्वेश्चन कि 5 यूनिट का खर्च हुआ है आपके यहाँ, और 1 यूनिट का दाम है 10 रुपया, तो इसका मतलब आप उसको 50 रुपया दीजिएगा ना दीजिएगा? यानी 1 यूनिट का मान 10 रुपया, तो 5 यूनिट का मान 50 रुपया। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए कैसे पूछेगा एग्जामिनर, आपको हम उससे रूबरू कराते हैं। तो सुनिएगा, आपके यहाँ मान लीजिए एक सूत्र होता है एनर्जी निकालने के लिए या यूनिट निकालने के लिए, मेरे यहाँ कितना यूनिट खर्चा हुआ, तो उसके लिए सूत्र बताते हैं आपको। NPHD/1000, NPHD/1000 जो लिख रहे हैं माइंड में ही याद होना चाहिए, आपको एकदम फिट हो जाना चाहिए। NPHD/1000 आपके घर में कितना आपका यूनिट खर्चा हुआ है बिल, वो निकालने के लिए। तो अब माइंड काम करे, आपका नहीं कर रहा होगा कि N और P और HD क्या लिख दिया, कुछ ही नहीं किया। तो अब बुझिए मेरे साथ,
एन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके घर में नंबर ऑफ उपकरण की संख्या कितनी है, यानी आप क्या को बल्ब जला रहे हैं, क्या को मोटर चला रहे हैं, या फिर क्या क्या यूज कर रहे हैं, उसकी संख्या को दर्शाता है एन के द्वारा। अब मान लेते हैं कि मेरे यहाँ 5 बल्ब डेली जलता है, यानी 5 बल्ब जलता है, यानी एन का मान हो गया 5। कितना हो गया? 5। अब ये P क्या आया, तो P का मतलब पावर, P का मतलब पावर, यानी आप मान लीजिए ये जो एलईडी जलाते होंगे ये 9-10 वाट का आता है, लेकिन आप लाल वाला बल्ब जो जलाते हैं आपको मकान मालिक मनो भी करता होगा, क्योंकि वो 100 वाट का बल्ब है, उसमें जो उल्टन आ जाएगा पूरा मकान मालिक। तो सुनिएगा, तो इसका मतलब P का मतलब हो गया कितना शक्ति वाला आप बल्ब जला रहे हैं, समझ में आ गया। अब H का मतलब है कि आप डेली के हिसाब से कितना आवर जला रहे हैं, यानी कितना घंटा आप यूज कर रहे हैं, समझ में आ गया। और D का मतलब है कि आप कितना दिन तक यूज किए हैं, कितना दिन तक। ये सब आसानी से आप समझ लिए होंगे ये चीज। NPHD बाई 1000, और 1000 ये आपका जो है कि वाट में भाग लगता है, आपको किलो से वाट में भाग लगता है, तो ये आपको 1000 के सूत्र में रहता है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप आराम से इसको सॉल्व कीजिए। अब मान लीजिए कि मेरे यहाँ आपका 5 बल्ब डेली जल रहा है, और मेरा जो है कि 10 वाट वाला बल्ब हम जला रहे हैं, और जो है कि डेली के हिसाब से 5 घंटा ही हम जलाते हैं, लेकिन हम जलाए हैं 30 दिन तक। कितना दिन तक? 30 दिन तक। तब इन डाटा के हिसाब से जब आप निकालने का प्रयास कीजिएगा कि मेरे यहाँ कितना यूनिट खर्चा हुआ, तो आप गुणा कीजिए, तो 5 हो गया एन का मान, पी का मान हो गया 10, एच का मान हो गया 5, और डी कितना दिन तक जलाए हैं? 30 दिन। यानी महीने महीने आप सोचते हैं देखिए हम भार हटा ले, ज्यादा दिन तक नहीं बिजली बिल हम रखेंगे, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, ज्यादा दिन हो जाता है। तो सुनिएगा, तो NPHD बाय 1000। चलिए कटाइए 67 1010 5 दूना 10, 2 से हम नहीं कटेगा, यानी 5 या 15/2, सही कटा है ना? 15/2 यानी कितना हो गया? 7.5। कितना हो गया? 7.5 यूनिट भैया आप खर्चा किए हैं। आपको अब लगेगा प्रति, और बोलिएगा कि उसी को बिजली बिल वाला को 1 यूनिट का भैया रेट कितना चल रहा है अभी, तो बताएगा अभी 8.5 रुपया चल रहा है, या 9 रुपया चल रहा है, या जो भी चल रहा है वो आपके एग्जाम के हिसाब से चलेगा। तो मान लीजिए हम 10 से लेते हैं, कटौने में समझेगा, काहे फालतू में पढ़ेंगे 8.5, हम 10 से ले समझा देते हैं आपको। तो 10 हो गया 1 यूनिट का मान। अब खर्चा कितना किया है? 7.5। जब आप 1 यूनिट में कीजिएगा, आपको जो है कि 10 रुपया खर्चा, तो 7.5 यूनिट में ये पॉइंट से खत्म हो जाएगा, यानी कि आपको देना पड़ेगा 75 रुपया। कितना देना पड़ेगा? 75 रुपया। आप समझे नहीं समझे? आराम समझ लिए। तो आप लोग ऐसे करके बनाइएगा तो आपका ज्यादा दिमाग साफ होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्च लाइट में परावर्तक रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आप लोग को बता दें, जब आप बाइक चलाते होंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम जो पीछे की ओर देखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको साइड मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड मिरर। उसमें लिखा हुआ भी रहता है, आप लोग देख सकते हैं, उसमें साइड मिरर रहता है। वहीं पर भैया ये सर्च लाइट क्या हुआ, आपको ये भी बताते हैं। एक होता है सर्च लाइट, एक होता है हेडलाइट। क्या होता है? हेडलाइट। हेडलाइट आप लोग समझ रहे होंगे, हेडलाइट जो आगे वाला जो होता है आपका सबसे मेन वाला देखने वाला मुंडा पे जो लगा रहता है, तो उसको कहते हैं हेडलाइट। तो याद रखिएगा, हेडलाइट और सर्च लाइट हो गया, इसमें आपका इसका विपरीत इसमें लगा हुआ रहता है, यानी कि आपका जो साइड मिरर जो पीछे देखते हैं वो आपका उत्तल उस पर दर्पण लगा रहता है। पीछे देखने के लिए यानी साइड मिरर के रूप में उत्तल लगा रहता है, इसका जस्ट विपरीत रहता है आपका जो है कि हेडलाइट लगा हुआ। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा। तो उत्तल का उल्टा अवतल मार देंगे, इसमें क्या मार देंगे? अवतल मार देंगे, याद रखिएगा। और आप लोग को बता दें कि उत्तल दर्पण अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो इसको हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं, और इसको अभिसारी कहते हैं। अभिसारी कहते हैं, ये सब आप याद रखिएगा। अगर आपको इंग्लिश में मान दे दिया, अगर आपको इसका इंग्लिश में मान दे दिया यानी कि अवतल का और उत्तल का, तो इसका भी हम जुगाड़ देते हैं, क्योंकि जब एग्जाम में आता है ना तो बच्चा कंफ्यूज कर देता है। अब आपको हिंदी में लिख देगा कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो सुनिएगा, एक होता है उत्तल और एक बताए अवतल, एक बताए अवतल। तो देखिए, अच्छा उत्तल बड़ा होता है कि अवतल बड़ा होता है? अवतल, यानी देखने में नाम के हिसाब से अवतल बड़ा हो गया। तो याद रखिएगा, आप जब इन दोनों का इंग्लिश में हम लिखते हैं, अभी आपको बताएंगे नहीं कि उत्तल का इंग्लिश लिख रहे हैं, अवतल का लिख रहे हैं, लेकिन हम दोनों का लिखना है, सेटिंग ये कैसे कराएंगे। तो एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। देखिएगा, कॉनकेव में 4 3 7 अक्षर हुआ,
और कॉन्वेक्स में 6 अक्षर हुआ। बड़ा के साथ बड़ा, छोटा के साथ छोटा, बड़ा के साथ बड़ा, छोटा के साथ छोटा। सटाइए अब, बड़ा कौन है? अपतल। अपतल के साथ 7 वाला, 7 वाला यानी कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव, और उत्तर के साथ कॉन्वेक्स। समझ में आया? अब बताइए, अगर आपको इस तरह से जब पता चल जाएगा तो क्या आपके जिंदगी भर भुलाइएगा? बड़ा के साथ बड़ा, छोटा के साथ छोटा, ऐसे याद करने का आदमी कर लेता है, मास्टर भी बता देता है, लेकिन उनको यह जुगाड़ नहीं बताता है कि आप याद कैसे रखें, क्योंकि एग्जाम में जब मास्टर को भी बैठाइएगा तो वह भी फ्लॉप कर जाएगा, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर कुछ अलग होता है। अच्छा एग्जाम स्टूडेंट निकाल लेता है, लेकिन टीचर नहीं निकाल पाता है। कारण यही है कि वो उतना जुगाड़ पानी से नहीं पड़ता है, उतना टेंशन से नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ सिलेबस वो बड़े अच्छा से आपको बता दे, लेकिन उनको एक कुछ जो रहना चाहिए जुगाड़ पानी वो नहीं दे पाता है। कारण वही है कि एग्जाम में बच्चा गलत करके आ जाता है, बस उसको फिर से अगला वैकेंसी का इंतजार करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग को हम बता देते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन जैसे आपको बता देते हैं, अगर रहेगा गाड़ी के हेडलाइट में अबतल मारेंगे, बड़ी फोकस वाला अबतल दाढ़ी बनाने में भी अबतल होता है। दाढ़ी बनाने में भी कौन होता है? अबतल होता है। वहीं पर अगर बात करते हैं आंख, कान, नाक का जो डॉक्टर प्रयोग करता है, यह भी अबतल करता है। कौन करता है? अबतल। क्योंकि अबतल दर्पण जो होता है वह आपको छोटा चीज को बड़ा करके दिखाता है, छोटा चीज को बड़ा करके दिखाता है, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, यानी बड़ा करके दिखाता है। लेकिन अगर बाहर से हम देखते हैं तो यह जो है कि आपका मान लीजिए ये तरह का है, ये तरह का है, इस तरह के प्रकाश में पूरा एक जगह एब्जॉर्ब करके एकदम एगो छोटा रूप में वहां पर फोकस मारता है, तब यहाँ पर दांत का जो है कि अंदर का प्रॉब्लम दिख जाता है, कान का प्रॉब्लम दिख जाता है। यानी विभिन्न प्रकार के प्रकाश पुंज को एक जगह एकजुट करके यहाँ पे फोकस मारता है। यह हो गया अबतल और नॉन कंडक्टर, इसी का प्रयोग करके जो है कि अंदर का बात का पता चल लेता है। समझ में आया? उसी तरह से आपका जो रहता है इसका जस्ट विपरीत होता है। यानी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे छोटा आपका प्रकाश है, छोटा को ही बड़ा करके दिखाएगा आपका उत्तल, छोटा को ही बड़ा करके आपका उत्तल दिखाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपके पास छोटा सा ही आपके पास साइड मिरर के रूप में रहता है, लेकिन बड़ा बड़ा ट्रैक उसमें आपको दिख जाता है पूरा, कि मेरे साइड आ रहा है, बायां आ रहा है कि दायां आ रहा है। तो ये सब चीज पे हम बृहद चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सोलर कुकर में अबतल, सोलर कुकर हो गया, दाढ़ी बनाने में हो गया, आपका जो है कि आंख कान नाक डॉक्टर हो गया, गाड़ी के हेडलाइट सर्च लाइट में हो गया, तो ये सब मारेंगे अबतल। ये सब क्या मारेंगे? अबतल। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन। कौन सी गैस? क्लोरीन। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर से पानी को शुद्ध किया जाता है, और इसीलिए आप लोगों को पता है कि जितना रेलवे स्टेशन पे देखते होंगे बड़ा बड़ा टंकी, उसमें आपको क्लोरीन गैस दिया जाता है, जो कि थोड़ा सा स्वाद चेंज हो जाता है। और वो क्लोरीन गैस जो है वो आपको मतलब क्या कहते हैं, उसको गंदगी को दूर करने का काम करता है। और क्लोरीन जो होता है वह एक प्रकार का आपका 17वां वर्ग का तत्व, याद रखिएगा। क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये चारों तत्व जो आते हैं 17वें वर्ग के आते हैं। किसमें आते हैं? 17वें वर्ग के आते हैं। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कल का सिलेबस जो दिए थे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को फटाफट बताना है, लोहे पर जंग लगना एक किस प्रकार का उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया का मतलब आपको 1000 बार बताया है, वैसा अभिक्रिया जो पुनः जो है कि उस स्थिति में वापस नहीं आए। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि आपका जो पहले से है उसमें दोबारा वापस नहीं हो पाएगा, तो रासायनिक अभिक्रिया। और भौतिक अभिक्रिया का जो मतलब होता है वह आपका पुनः वापस आ जाता है, पुनः वापस आ जाता है, इसी को कहते हैं भौतिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? भौतिक अभिक्रिया। अगर हम बात करते हैं आपका दूध से दही बनना, तो रासायनिक, दूध से दही बनना रासायनिक। वहीं अगर बात करते हैं जल का जमना या बर्फ का पिघलना, तो भौतिक, क्योंकि आपका जल जो रहता है वह बर्फ में बन जाता है, और बर्फ फिर से पिघल के वो जल में आ जाता है, इसका मतलब वो भौतिक परिवर्तन हो गया। कौन परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। वहीं आपको बता दे कि लोहे में जंग लगना आपका रासायनिक अभिक्रिया तो है, लेकिन अगर बात करते हैं एक और ऑप्शन आता है, वह कैसी अभिक्रिया है? तो अगर ऑप्शन में रासायनिक नहीं रहेगा तो आपके ऑप्शन में रहेगा आपका क्या? तो याद रखिएगा आपके ऑप्शन में रहेगा आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और यह चीज आपके अंदर कब यह स्टेम डेवलप होगा? जब आप अधिक से अधिक सेट लगाइएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही किसी भी तत्व को बाहर में रखने पर, जैसे मान लीजिए आप लोहे का एक टुकड़ा अपने घर के बाहर में या छत पे रख दिया खुली आसमान के पास, ठीक,
अब उसमें क्या होगा, इसमें पानी पड़ेगा, बारिश आएगा, आंधी तूफान आएगा, यानी कि इसमें विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया अटैक करके इस लोहा का रंग को बेदरंग कर देगा। करेगा नहीं करेगा? इसका मतलब इस पे ऑक्सीजन वगैरह अटैक कर दिया, यानी इसका ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। और इसको हम दोबारा उस तरह बढ़िया लोहा में हम इसको नहीं देख सकते, इसका मतलब वो परिवर्तित नहीं हो सकता, इसका मतलब वो कैसी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया याद रखेगा। और लोहे में जंग लगने से उसका भार घट जाता है कि बढ़ जाता है? तो बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि कौन सा अम्ल या कौन सा एसिड आमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता है? ऑप्शन में सल्फ्यूरिक एसिड था, आपको उसी को मारना है। सल्फ्यूरिक एसिड कहने का मतलब H2SO4। H2SO4 जो रहता है वो आपको पता है कि एक प्रकार का ये आपका रसायनों का राजा कहलाता है, यानी कि यह विभिन्न प्रकार का खतरनाक अम्ल होता है। इसमें विभिन्न प्रकार का चीज जो है कि हार्ट से हार्ट घुल जाता है, हार्ट से हार्ट घुल जाता है। तो याद रखिएगा H2SO4 जो होता है इसको हम लोग रसायनों का राजा कहते हैं, या फिर इसको हम लोग आयल ऑफ ब्यूटेरियल के नाम से जानते हैं। आयल ऑफ ब्यूटेरियल के नाम से जानते हैं हम लोग किसको? तो याद रखिएगा H2SO4 को। अगर पूछेगा कि H2SO4 में कितने आपके अणु हैं, तो आपको अणु गिनने के लिए सिखाए हैं कि ये जो नीचे लटका हुआ रहता है इसी को हम लोग अणु कहते हैं। अब इसके पास कुछ नहीं तो इसके पास एक ले लेंगे, तो 2 1 3 4 7, यानी H2SO4 में अणु की संख्या 7। लेकिन बोलेगा कि H2SO4 का बताइए आणविक द्रव्यमान कितना हुआ? तो आणविक द्रव्यमान के लिए आपको किसी भी तत्व का परमाणु संख्या याद रहना चाहिए, उसके बाद उसका द्रव्यमान निकाल के सब में गुणा कर देंगे। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, द्रव्यमान कितना? 1 ही होता है, क्योंकि आपको प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या होता है। तो हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 1 होता है और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है, तो द्रव्यमान का संख्या भी कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। यानी कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु संख्या और आपका द्रव्यमान संख्या दोनों बराबर होता है। दोनों क्या होता है? बराबर होता है। याद रखिएगा, क्योंकि कारण यही है कि उसके पास न्यूट्रॉन 0 है। उसके बाद तो इसका 1 हो गया, 1 गुना 2 करेंगे तो ये 2 निकल के आ गया। प्लस सल्फर का होता है 16 परमाणु संख्या और द्रव्यमान हो गया 32। तो 32 में 1 से गुना करेंगे कुछ नहीं है, तो 32 से कम कितना हो गया? 32। अब प्लस ऑक्सीजन का होता है परमाणु संख्या 8, 8 दूना 16, 16 चौके 64, यानी आप इधर इसको बना लीजिए 32 और 2 34 और 34 यानी 4 4 8 और 6 3 9। आप लोग बहुत बार देखे होंगे H2SO4 में जब सेट लगाते हो आप निकालिएगा 98 यूनिट आता है। जब आप बनाते होंगे, जब रेलवे का प्रीवियस बनाइएगा तो आपको माइंड हाँ अरे यार यही जुगाड़ था। तो आप लोग ऐसे याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहते हैं, यानी जिसको हम देख पाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। यानी कि त्वचा तो ये है ही, लेकिन त्वचा भी विभिन्न प्रकार के परत में लेयर में ऐसे करके रहता है। जैसे आप लोग का जब देखे हो किसी आदमी का जब कटता है हाथ तनी वो ज्यादा कट जाता है, तो देखते हो अंदर में आपका पहले ब्लड नहीं आके पहले वो व्हाइट टाइप का निकलता है, रेशा टाइप का व्हाइट निकलता है और थोड़ा देर के बाद उसमें खून स्रावित होता है, यानी कि वो व्हाइट वाला परत हुआ, फिर लाल वाला रहता है, फिर ऊपर में जाके ये वाला रहता है। तो इसका मतलब याद रखिएगा कि सबसे बाहरी वाला जो परत होता है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। या इसी का हिंदी नाम होता है बाह्य त्वचा। क्या नाम होता है? बाह्य त्वचा। और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग भी होता है त्वचा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग किसका होता है? त्वचा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, और त्वचा का जो रंग निर्धारित होता है, त्वचा का जो रंग निर्धारित होता है वह मेलानिन के कारण। किसके कारण? मेलानिन के कारण याद रखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कंप्यूटर के किस पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी। सुनिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पहला पीढ़ी में कौन, तो पहला पीढ़ी में कुछ समझे में आता था तो ट्यूब याद रखेगा। पहला में ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब याद रखेगा। और दूसरा में याद रखेगा ट्रांजिस्टर। क्या याद रखेगा? ट्रांजिस्टर। दूसरा में ट्रांजिस्टर याद रखेगा। और आप लोग को बता दें कि ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार किया है वह साकले ने किया है या बार्डिन ने किया है।
साकले या बार्डी ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया है। और यह क्वेश्चन आपको ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार करता कौन है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन से भी याद रखने का प्रयास कीजिएगा, इससे हमको यह पता चलता है कि आविष्कारक को भी हमको कवर करके चलना पड़ेगा। और याद रखिएगा ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में साकले और बार्डिन नाम के वैज्ञानिक ने किया था, याद रखिएगा। और ट्रांजिस्टर का प्रयोग हम लोग दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में करते हैं। आप लोग सीधा समझिएगा, ट्रांजिस्टर का मतलब समझना है आपको रेडियो। क्या समझना है? रेडियो। यानी ट्रांजिस्टर का मतलब को रेडियो समझना है। और आप जिस समय टेलीविजन वगैरह या टीवी वगैरह सबके घर में नहीं था, तो उस समय आदमी देखते होंगे कि रेडियो का ही फायदा उठाते थे। अभी भी रेडियो के बहुत बड़े आदमी लोग चाहते हैं जो कि हमेशा रेडियो को रखते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था कि मान लीजिए कि रेडियो को जब टीवी पे टेस्ट मैच वगैरह नहीं देता था या फिर टीवी व्यवस्था नहीं था सबके पास, तो आदमी लोग रेडियो को एक कान में सटाए रखते थे, 5 दिन तक टेस्ट मैच सुनते रहते थे कि कुमार दिलशान हो गया आपका, जो है कि उधर संगकारा ने ये शतक मारा, वो शतक मारा, इधर से आपका देने वाला था वीरेंद्र सहवाग दे दनोदन। तो इस तरह का जो मैच देखते थे हम लोग जो है कि रेडियो पे सुनने का प्रयास करते थे। किसमें? सुनने का। और रेडियो जब बजाते थे आप लोग, ये 2 तरह का यहाँ पर था घुमाने वाला। जैसे बच्चों में आपका कान अमेटते होंगे ना टीचर लोग, नहीं पढ़ते होंगे, यानी कभी जो है कि इधर मीटर मिलाते होंगे, हाँ 90 FM पकड़ने के लिए, कहीं आपको आवाज बढ़ाने का जरूरत पड़ता था। ये 2 प्रकार का रहता था, यानी ट्रांजिस्टर यानी रेडियो। रेडियो यानी 2 वो रहता था घुमाने वाला, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि ट्रांजिस्टर में दूसरी, ट्रांजिस्टर में दूसरी। और वैक्यूम ट्यूब में, वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात। निर्वात का मतलब होता है उसमें कुछ है ही नहीं, वो शून्य है। क्या है? शून्य। इसीलिए सबसे पहले के जमाने के लोग ये वाला यूज करते थे, यानी शून्य वाला, यानी वैक्यूम वाला। और वैक्यूम में आपका ध्वनि नहीं चल सकता है। वैक्यूम यानी कि आपका होता है निर्वात। वैक्यूम का मतलब निर्वात। और निर्वात में वहां पर ध्वनि नहीं चल सकती है, क्योंकि ध्वनि के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन निर्वात में आपका चलती है सिर्फ प्रकाश चलती है। क्या चलती है? प्रकाश चलती है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन, सीधा आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा कि ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पर हवा नहीं है। क्या नहीं है? हवा नहीं है। लेकिन निर्वात में आप लोग रखते होंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल। इसका मतलब आप लोग जो 3 × 10⁸ याद करते हैं, इसका मतलब निर्वात में प्रकाश चलता है, तभी तो ऐसा क्वेश्चन बना है। तो आप यहीं से माइंड में रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा जाता है, लेकिन निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं पूछा जाता है। क्योंकि निर्वात में जो है कि आपका हवा नहीं है, अर्थात माध्यम नहीं है, क्योंकि माध्यम में ही आपका ध्वनि चलती है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे हम यहां से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसका मतलब हमारे वायुमंडल में ध्वनि है, तभी आपके पास आवाज जा रही है। लेकिन अगर चंद्रमा पे मान लीजिए कि अगर वायुमंडल नहीं है, तो चंद्रमा पर क्या करते हैं कि अगर आप और हम दोनों व्यक्ति गए घूमने के लिए, तो हम जो बोलेंगे आप नहीं सुन पाइएगा, आप नहीं सुन पाइएगा, क्योंकि वहां पर ध्वनि नहीं है, सॉरी ये हवा नहीं है, हवा नहीं है। तो आप ये सब याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं तीसरे कैटेगरी में याद रखिएगा, तीसरे में याद रखिएगा आपका आईसी चिप्स। क्या रखेगा? आईसी चिप्स। तीसरे में आईसी चिप्स। और चौथे में याद रखिएगा आपका, चौथे में क्या होता था? तो चौथे में आपका माइक्रो प्रोसेसर पीढ़ी का कंप्यूटर आ गया था। माइक्रो प्रोसेसर पीढ़ी का कंप्यूटर आ गया था, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं आधुनिकीकरण के हिसाब से चल रहा था। आधुनिकीकरण के हिसाब से धीरे धीरे जब डेवलप कर गया। जब हम कंप्यूटर का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें बताएंगे कि कंप्यूटर का जो पहला पीढ़ी था वो कब से कब तक चला था। जैसे 1945 से लेकर 1950 के आसपास चला था पहला। तो आप लोग ये सब पीढ़ी याद रखिएगा, तो ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इस तरह डेवलप करते करते अभी चौथा विकसित हो गया, अभी 5वां पे रिसर्च चल रहा है। किस पे रिसर्च चल रहा है? 5वां पे रिसर्च चल रहा है। 6ठा पे नहीं, 5वां एआई। हाँ 5वां पे, यानी कि एआई पे चल रहा है, लेकिन इसमें अभी सफलता उतना अच्छा से नहीं मिला है, क्योंकि एआई हमारे लिए नुकसानदायक भी बहुत है। जैसे अभी आप लोगों को पता होगा, जब न्यूज देखते होंगे, तो यानी कि एआई जो होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ये एक प्रकार से आदमी के लिए एक प्रकार से सहूलियत भी करता है, एक प्रकार से इनको नुकसान भी करता है। क्योंकि एआई आ जाने से बहुत सारे व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी भी हो रहा है, और बहुत सारे जो है व्यक्ति बेरोजगार भी हो रहे हैं, क्योंकि इसके कारण जो है कि आपका आसानी से काम हो जा रहा है, तो वहां पर व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे हीरो हीरोइन के पास, बहुत सारे हीरो हीरोइन के साथ क्या करता है कि गलत सारा, मान लीजिए कि हम जैसे ये मान लीजिए कि कोई मान लीजिए हीरो ले लीजिए आप, जैसे कि आप ले लीजिए स्मृति मंदाना, मतलब क्रिकेटर है,
स्मृति मंदाना क्रिकेटर है, इनका ऊपर वाला हिस्सा जो रहता है ये वाला मुंह, ये जोड़ देता है आपका किसका, स्मृति मंदाना का ऊपर मुंडी, और बाद बाकी जो नीचे का पूरा रहता है ये गलत तरीका का वीडियो बना देता है, उसका वायरल कर देता है, उसके साथ एक प्रकार का जो है कि नहीं कहते हैं ब्लैकमेल टाइप का, यानी उस तरह का है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब आप चल नॉर्मल हो गया, आप लोग जो है इसका आराम से आप न्याय मिल सकता है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब ये जो करता है आदमी लोग ये एआई के मदद से करता है, किसके मदद से, एआई। तो आप देख रहे हैं कि इसके दो पहलू हैं, एक इसके पॉजिटिव पहलू है, एक इसका नेगेटिव पहलू है। तो पॉजिटिव में क्या होता है कि किसी भी काम को सुचारू रूप से हम कर सकते हैं बिना मानवीय सहायता से, और दूसरा क्या होता है कि इसका नेगेटिव पहलू भी होता है, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। और कुछ दिन पहले आपको साउथ के हीरोइन जो मंदाना करके आप लोग को पता है, तो स्मृति मंदाना नहीं, उनका नाम दूसरा मंदाना है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो कि बहुत मतलब गूगल पे लगभग 4-5 साल से जो कि क्रेज के रूप में काम कर रही है, यानी कि अच्छी है दिखने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस नियम पर आधारित है? तो टिंडल प्रभाव जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन पर, टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन, और प्रकाश के प्रकीर्णन पर ही खोज करने के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन पर ही खोज करने के लिए आप लोग को पता है 1928 ईस्वी में आगे आया था भारत का वैज्ञानिक सीवी रमन। कौन आया था? सीवी रमन। और इन्हीं खोज के लिए जो है कि आपको आगे चलकर इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, और आगे चलकर भारत सरकार ने इन्हें 1954 में भारत रत्न दिया। क्या दिया? भारत रत्न। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग को यह सेशन कैसा लगा, आप लोग या फिर जो भी कमी रहा, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप लोग अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए, और वहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन में हमारे हर एक एपिसोड से आपको टच कर जाएगा, और धीरे धीरे आपको इंप्रूव करते हुए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम समाप्त करें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।